प्रिया अपने पिता से मिल इतनी खुश थी कि उसे सिवाय अपने डैडा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के अलावा दूसरा कोई भी विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। देवजी ने लगभग 1:30 प्रिया के साथ बिताया और फिर भी अपने गार्ड के साथ वहाँ से मेंशन के टॉप फ्लोर पर चले गए, जहाँ किसी का भी जाना सख्त मना था। इस 1.5 घंटे के दौरान प्रिया ने अपने पिता से उनके स्वास्थ्य और हँसी-खुशी की बातें करी। उसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जिससे देवजी की आंखों में उदासी छाए। इससे परे आज प्रिया बेहद खुश थी। अपने पिता के साथ बिताए वो 1 डेढ़ घंटा उसे बस कुछ मिनटों के बराबर लगे। देवजी अब ऊपर चले गए तो प्रिया ने दादी की ओर देखा और उन्हें कस के गले लगा खुशी से झूमते हुए बोली, दादी दादी दादी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। आपने देखा डैडा मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब देखना, मैं डैडा को आज से और अभी से ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिससे वो उदास हो। मैं उन्हें अब हमेशा हैप्पी हैप्पी रखूंगी। प्रिया खुशी से चहक रही थी। उसे इतना खुश देख दादी ने अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान सजाई और मन ही मन रोते हुए बोली, काश तेरी ये खुशी हमेशा रह पाती बच्चे। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। पता नहीं भगवान ने क्यों हमारी झोली खुशियों से खाली रखी। वैसे दादी, मैं यहाँ कब और कैसे आई? हम तीनों तो घर पर बातें कर रहे थे ना। फिर अचानक से मैं यहाँ। दादी और टेडी तो एनजीओ गए हुए थे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा मैं यहाँ हूँ। आप मुझे ऐसे उनसे बिना मिले यहाँ ले आए। कहीं वो वहाँ परेशान हो रहे होंगे तो। प्रिया ने सवाल किया तो दादी अपनी आंखें चुराने लगी। फिर बोली, तुम्हारी चोट की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उसी हालत में यहाँ ले आई, क्योंकि देव तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ लाना चाहता था। और सुमित्रा जी और विमान को मैंने बता दिया था कि मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। अच्छा, अब तो शाम होने को आई है। दादी और टेडी घर आ गए होंगे। मुझे आपका फ़ोन दीजिए ना। मुझे दादी और टेडी को बताना है कि मैं डैडा से मिली और मैं ना सबको यहाँ आने को कहूँगी। फिर मैं टेडी वाली दीदू, कबीर जी सब मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। रिया ने खिले हुए चेहरे के साथ कहा तो दादी कसमा-कस में पड़ गई। बेटा, यहाँ सिग्नल नहीं है, तुम बात नहीं कर पाओगी। क्या इसका मतलब मैं उनसे अब मिल भी नहीं पाऊंगी? प्रिया ने हैरत और उदासी से भरे मिले-जुले भाव से कहा। तो दादी ने अपनी बात संभाली और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि हम कहाँ हैं और वो कुछ दिनों बाद यहाँ हमसे मिलने भी आएंगे। क्या सच्ची? प्रिया फिर से खिल उठी। हाँ, तब तो बहुत मजा आएगा दादी। कहते हुए प्रिया ने दादी को फिर से गले लगा लिया। रात गहरा गई। प्रिया देवजी के लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती थी, लेकिन देवजी ने उसकी चोट को देखते हुए उसे सख्त मना कर दिया। इस पर प्रिया ने थोड़ी जिद की, लेकिन देवजी नहीं माने। तीनों ने खूब सारा समय साथ में गपशप करते हुए बिताया, जिससे प्रिया कई मजाकिया किस्से सुना, देवजी को हंसाती और किट्टू महाराज से कई करतब करवाती, जिससे देवजी खुशी से हंस सके। किट्टू यहाँ आकर बहुत खुश था। ये उसकी पसंदीदा जगह बन चुकी थी, जहाँ वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता था। प्रिया के साथ खूब सारा वक्त जब चाहे तब बिता सकता था। इधर दूसरी ओर कपूर मैंसन में बिल्कुल शांति थी, मानो वहाँ कोई रह ही ना रहा हो। आज किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। विमान डर से घिरा सो भी नहीं पा रहा था। अगर हल्की सी भी आंख लग जाती तो बुरे सपनों की वजह से बुरी तरह हाँफता हुआ उठ जाता। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। कबीर घर पर नहीं था। वो एक डार्क रूम में बैठा सिगरेट के कस पे कस लगाए जा रहा था। उसके सामने रजत और रॉकी सामने लगी बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन के पास खड़े थे। उस स्क्रीन पर कई जगहों की फुटेज शो हो रही थी, जो अलग अलग कंट्रीज की थी। कबीर की नीली आंखें उस स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। तभी रॉकी ने बोलना स्टार्ट किया और उन फुटेज के कुछ हिस्सों पर लाल गोला बनाते हुए बोला,
बॉस, देव सक्सेना की इन प्रॉपर्टीज पर हमारे लोग मैडम को ढूंढ चुके हैं, लेकिन उन्हें वहाँ मैडम नहीं मिली। इनमें से 5 जगह अभी बाकी रह गई, जहाँ पहुँचने में लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे और कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। रॉकी ने अपनी बात पूरी कर कबीर की ओर देखा तो वो खड़ा खड़ा ही काँप गया, क्योंकि कबीर से निकल रही खतरनाक वाइब्स उसे अंदर तक डरा रही थी। कबीर को कोई भी काम तय समय पर चाहिए था, लेकिन इस वक्त उसके लोग देरी कर रहे थे, जो कबीर की बर्दाश्त से बाहर था। अगर और कोई बात होती तो वो बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन यहाँ बात उसकी डॉल की थी और उसे किसी भी कीमत पर अपनी डॉल की खबर चाहिए थी कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में है, उसके पास कौन कौन है कौन नहीं, उसका ख्याल सही से रखा जा रहा है या नहीं, उसे टैबलेट दी भी गई है या नहीं, उसने खाना खाया होगा या नहीं। ये सब बातें कबीर के दिमाग में बार बार किसी चक्र की तरह घूम रही थी, जिससे उसका दिल बेचैनी से भरा जा रहा था। प्रिया की चंचलता को देख उसे डर सता रहा था, कहीं प्रिया रात में सोते वक्त अपनी चोट को और नुकसान ना पहुंचा दे। कल की पूरी रात उसने आंखों में निकाली थी, क्योंकि प्रिया को उछल कूद करता देख उसे चैन से नींद ही नहीं आई थी। और आज जब उसे नहीं पता था कि प्रिया कहाँ है, कबीर को ये सब परेशान और फिक्र से और ज्यादा भर गया। कबीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी और गरज कर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। रॉकी और रजत हवा की स्पीड से वहां से गायब हो गए, क्योंकि वो जानते थे अगर 1 मिनट भी वहां और रुके तो उनकी मौत पक्की थी। वो भी चाहते थे कबीर का दिया गया ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन देव सक्सेना की प्रॉपर्टीज दुनिया के कोने कोने में फैली थी, जिसका पता करने में भी उन्हें घंटे लग गए। जो पास की जगह थी उन्हें वो कुछ ही घंटों में छान चुके थे, लेकिन जो जगह दूर थी उन्हें वहां पहुंचने में भी कई दिन और घंटों का सफर भी तय करना था। कबीर ने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाई और पीछे सोफे पर अपना सर टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने प्रिया का मासूम चेहरा घूम आया। बेहद सता रही हो तुम, मेरी जान। तुम्हें कोई खबर नहीं तुम्हारे दूर होने से क्या हालत हो रखी है मेरी। जब भी मुझसे दूर जाती हो मेरी चैन की सांसें भी ले जाती हो। सोचा था तुम्हें अपने पिता के पास कुछ दिन ठहरने दूंगा, लेकिन मुझसे तो ये कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो कुछ दिन की कल्पना भी कैसे करूं। सेल्फिश हो रहा हूं, लेकिन इसमें गलती सिर्फ मेरे अकेले की भी नहीं। किसने कहा था तुम्हें मेरी सांसें बनने को? किसने कहा तुम्हें मेरा सुकून बनने को? अब जब गलती कर ही दी है तुमने, तो इसे जिंदगी भर भुगतना भी पड़ेगा। कहते कहते कबीर के होठों पर एक दिलकश मुस्कान ठहर गई। यहाँ अगर कबीर अपनी रात आंखों में निकाल रहा था, तो वही प्रिया की आंखों में भी नींद कोसों दूर थी। खालीपन सता रहा था उसे। अपने बड़े से बेड के कोने कोने को बोल की तरह लुढ़कते हुए अच्छे से नाप चुकी थी। पास में किट्टू जो आराम से सो रहा था, प्रिया उसे भी परेशान कर रही थी। झल्ला कर किट्टू ने प्रिया को गुस्से से देखा और दांतों के बीच तकिया दबा जनाब बालकनी में सोने चले गए। नखरे देखो शहजादे के, तकिए बिना नींद भी नहीं आती है। किट्टू, ये गलत बात है। मुझे नींद नहीं आ रही है तो तुम कैसे सो सकते हो? किट्टू ने जाते जाते उसे एक नज़र घूर कर देखा और सीधा बालकनी में चला गया। प्रिया ने अपने गाल फुला लिए। खड़ूस कहीं का, कितना मतलब ही है। यूं नहीं मेरे साथ कुछ देर खेले। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? कल कबीर जी के साथ कितनी अच्छी नींद आई थी। काश वो यहाँ होते, उन्हें बेड बनाकर सो जाती। कितनी प्यारी नींद आती है उनके साथ। आकाश और शिवा गोवा के लिए निकल चुके थे। दोनों सुबह की 11 बजे की फ्लाइट से गोवा पहुंचे थे। आकाश के माता पिता गोवा में ही रहते थे, क्योंकि उनका हेड ऑफिस गोवा में ही था और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनका गोवा से ही होता था। आकाश अकेला कई पोर्ट्स का मालिक था, हजारों क्रूज उसके अंदर थे।
आकाश सीधा घर पहुंचा क्योंकि जिस काम के लिए वो आउट ऑफ कंट्री निकल रहा था उसे निपटाने में उसे कई हफ्ते लगने वाले थे। इसलिए वो आज का पूरा दिन अपनी प्यारी सी माँ के साथ बिताना चाहता था। श्रिया जी आकाश को घर आता देख बेहद खुश थी क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में आकाश घर पर काम कम ही रहता था, क्योंकि जिस फील्ड में वो था उसे उन कामों को पर्सनली खुद हैंडल करने पड़ते थे। आओ महाराज, समय मिल गया माँ के पास आने का, श्रिया जी तंद कसते हुए बोली। आकाश ने उन्हें डायरेक्ट गोद में उठा लिया और उन्हें गोल गोल घुमाते हुए बोला, क्या करूं मेरी जान, ये समय बड़ी खराब चीज है, आपके बेटे को उलझा कर रख देती है। नीचे उतार मुझे शैतान, सर घूम रहा है मेरा। श्रिया जी ने उसे डांटते हुए कहा तो आकाश ने उन्हें ले जा सोफे पर बैठाया। सब दिन बहाने बनाता है, कभी तो मेरे पास रहने का बहाना बना, श्रिया जी ने इमोशनल होते हुए कहा। वो ये इमोशनल टॉर्चर, आकाश बड़बड़ाया जिसे श्रिया जी के तेज कानों ने सुन लिया। उन्होंने आकाश का कान मरोड़ा और आंखें छोटी कर बोली, तुझे मेरा प्यार टॉर्चर लगता है, जा अभी निकल यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुझ जैसे नालायक औलाद की। ओ माँ, एक दिन आप मेरे एक प्यारे प्यारे कान उखाड़ कर फेंक देंगी, फिर देखना आपके इस बेटे को कोई लड़की भी नहीं देगा। ऐसे कैसे कोई लड़की नहीं देगा, आज भी लाइन लगी पड़ी है, तू हाँ तो कर, कल ही तेरे फेरे करवा दूँ, श्रिया जी ने चमक के साथ कहा तो आकाश ने जल्दी से बात पलटी। वैसे माँ, डैड कहाँ है? वो एम MRS मल्होत्रा के साथ गोल्फ खेलने गए थे। अच्छा, तभी आकाश की नज़र शिवा पर गई जो गेट क्रॉस करने ही वाला था। शिवा, आकाश ने उसे पुकारा तो शिवा ने पलटकर उसे देखा तो आकाश उसके पास आने का इशारा करते हुए बोला, कहाँ जा रहे थे, इधर आओ, मैं तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। शिवा जाना तो नहीं चाहता था लेकिन आकाश के ऑर्डर को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो दोनों के पास आ गया। श्रिया जी ने मुस्कान के साथ शिवा को देखा और बोली, तो ये है शिवा? हाँ माँ। इधर आओ बेटा। श्रिया जी ने शिवा को अपने पास बुलाया तो शिवा को बहुत अजीब लग रहा था। वो उनकी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ तो श्रिया जी उसे सोफे पर अपने पास बिठाने का इशारा करते हुए बोली, तुम खड़े क्यों हो, इधर मेरे पास बैठो। नहीं मैम, ऐसे ही ठीक हूँ, शिवा ने कहा तो श्रिया जी ने अपनी भौहें उठाते हुए उसे देखा और बोली, तुम मुझे मैम क्यों नहीं कह रहे हो बेटा, आखिर तुम इस नालायक के दोस्त हो। मुझे आंटी कह सकते हो, दोस्त। शिवा ने दोस्त शब्द सुन आकाश की ओर देखा तो उसने एक क्यूट सी स्माइल शिवा को दी। नो मैम, मैं इनका दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त है मेरा माँ। शिवा की बात को बीच में ही काटते हुए आकाश ने कहा तो शिवा उसे घूर कर देखने लगा, मानो कह रहा हो ये सब क्या है। आकाश ने उसे इग्नोर किया और बोला, माँ ये थोड़ा शर्मिला है, अभी इसे घुलने मिलने में टाइम लगेगा। अभी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। हाँ हाँ, थोड़ी देर इंतज़ार कर, अभी बनाती हूँ। तुम दोनों जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना तैयार मिलेगा। कहते हुए श्रिया जी किचन की ओर चली गई। उनके जाने के बाद शिवा ने आकाश की ओर सवालिया नज़रों से देखा तो आकाश के गले में अपनी बाह डालते हुए बोला, चलो दोस्त फ्रेश होकर आते हैं। आकाश उसे उसी तरह सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा। इससे उलट आकाश की इस हरकत पर शिवा का खून उबल गया। उसने जैसे ही आकाश के हटाने के लिए हाथों में हरकत करने की कोशिश की, पीछे से श्रिया जी की आवाज़ आई, शिवा बेटा, तुम लंच में क्या खाओगे? शिवा कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश बोल उठा, माँ हम दोनों की पसंद एक ही है। अरे वाह, बड़ी गहरी दोस्ती निकली तुम दोनों की। श्रिया जी ने मुस्कुराकर उन्हें जाते हुए देखने लगी। शिवा को चुपचाप ऊपर जाना पड़ा क्योंकि श्रिया जी के सामने वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। जैसे ही शिवा ने खुद को श्रिया जी की नज़रों से दूर पाया, उसने फट से आकाश का हाथ दूर झटका, जिससे पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है।
आकाश ने उसकी गुस्से भरी आंखें देखी और बोला, क्या करती हो तुम? अभी मेरे हाथ में मोच आ जाती तो खाना कैसे खाता मैं? शिवा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कठोर लहजे में बोला, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ लगाए, और मैं सिर्फ आपका बॉडीगार्ड हूँ जो पैसों के बदले काम करता हूँ। उसके हर एक शब्द में आक्रोश था। वो अपनी पूरी बात आकाश की नज़रों में झांक कर बोल रहा था। आकाश ने उसकी आंखों में भारी आग को देखा और चीले वे में बोला, अरे अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, तुम्हारी ड्यूटी के पूरे पैसे दूंगा, समझे? इसलिए तुम बेझिझक मेरे दोस्त बन सकते हो। मुझे आपकी दोस्ती ना। विवाह की बात को बीच में काटते हुए आकाश फिर बोला, ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे मन की बात पहले ही पढ़ ली थी। मुझे पता है तुम इन मामले में थोड़े शर्मीले हो और मुझसे कह नहीं पा रहे थे कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। आखिर मेरा क्रेज ही ऐसा है, हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए आज से तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। सिवा कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश ने उसके सीने पर हल्का मुक्का मारते हुए उसे पीछे पुश किया और स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो कि मुझे इस बारे में कैसे पता, बिकॉज आई एम ब्रिलियंट। अब चलो हटो, बड़ी जोर की भूख लगी है और ये पास वाला कमरा तुम्हारा है। कहते हुए आकाश ने रूम में जाते हुए गेट को बंद कर दिया। शिवा ने उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद कर सीने को सहलाया और एक गहरी सांस छोड़ मन ही मन गुस्से और चिढ़ से भरा बोला, आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? हद होती है किसी चीज़ की। सिवा फिर अपने सत्यानाश हुए मूड को लिए पास वाले कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आकाश ने सिवा के रूम का गेट नॉक किया और बोला, चलो आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। शिवा ने गेट खोला और आकाश को देख प्लेन चेहरे के साथ बोला, मुझे इस वक्त भूख नहीं है, आप चाहिए। आकाश ने अपनी आंखें छोटी कर घूर कर शिवा को देखा, क्या मतलब है कि भूख नहीं है? नीचे माँ ने तुम्हारे लिए भी खाना बनाया है, चलो चुपचाप। शिवा ने फिर कहा, जब मुझे भूख होगी तो मैं खा लूँगा इस वक्त। लेकिन आकाश ने उसकी बात को बीच में ही छुड़वाते हुए उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते हुए बोला, कोई बहाना नहीं, खाना तुम्हें खाना ही पड़ेगा। शिवा ने अजीब नज़रों से आकाश को देखा जो उसके साथ ज़बरदस्ती किए जा रहा था। पहले ज़बरदस्ती दोस्त बनाना और अब ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए फोर्स करना। है क्या ये सब? शिवा के दिमाग इस वक्त यही सब चल रहा था। आकाश ने चलते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, समझे? शिवा ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो आकाश फिर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर माँ को पता चल गया कि तुम जैसे पिद्दी और मरेलियल से इंसान मुझे गार्ड कर रहे हो तो माँ के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए अपना ये मुंह बंद रखना और दूसरी की तरह बिहेव करना। अब चलो, तुम्हारे इस सड़े हुए थोबड़े पर थोड़ी मुस्कान लाओ, आकाश ऑर्डर देते हुए बोला। शिवा की मुट्ठियाँ कस गईं। वो अपने गुस्से को इस कदर अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था कि उसके नाखून हथेली में गड़ रहे थे। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह खराब हो चुका था। आकाश की इन बातों से वो धाप के इरिटेट था। अरे बाद में बातें कर लेना, पहले खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। श्रिया जी दोनों को सीढ़ियों के बीच खड़ा देख पुकारा। दोनों नीचे आए और चेयर पर बैठ गए। शिवा काफ़ी झिझक रहा था। श्रिया जी ने खुद अपने हाथों से दोनों के लिए प्लेट लगाई और उसमें खाना परोसने लगी। श्रिया जी अपने घर के किचन को खुद ही संभालती थी। उन्हें अपने परिवार के लिए सब कुछ अपने हाथों से करना पसंद था। श्रिया जी फिर शिवा के पास वाली चेयर पर बैठ गई और शिवा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अच्छे से पेट भर कर खाना खाओ, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, शिवा को ना जाने क्यों श्रिया जी का इतने प्यार से कहना और उनका स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर उसे दिल ही दिल में बेहद सुकून का एहसास हुआ। उसने श्रिया जी की ओर कसमाकस भरी नज़रों से देखा और खाना खाने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी हथेली पर गई जिस पर हल्के छाले उभरे हुए थे।
उसने उसे नज़रअंदाज किया। तभी श्रेया जी की नज़र भी उसके हाथ पर पड़ गई। उन्होंने चिंता भरे लहजे में उसकी हथेली पकड़ी और फिक्र करते हुए बोली, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बेटा? जी वो चल गया था, शिवा ने बेभाव से कहा और अपनी हथेली खींचनी चाही, लेकिन श्रेया जी ने पकड़ मजबूत रखी। ऐसे कैसे चल गया और इस पर अभी तक कुछ लगाया भी नहीं? कितने लापरवाह हो तुम। श्रेया जी उसे डांट रही थी। उनके कहने के लहजे में एक हक जाहिर हो रहा था। शिवा के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में कुछ एहसासों के अंकुर जरूर फूट रहे थे। उसकी बेजान आंखें कुछ हरकत कर रही थी। वो एकटक सुनिए भाव से श्रेया जी को देख रहा था, जो उसके हाथ में सर्वेंट द्वारा दी गई ऑर्नामेंट लगा रही थी। अब इस हाथ से कुछ दिन काम मत करना, ठीक है? श्रेया जी ने कहा तो शिवा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आकाश शिवा के चेहरे को गौर से देख रहा था, लेकिन जो चीज़ उसे शिवा के चेहरे पर देखनी थी वो अभी तक नदारद थी। श्रेया जी ने एक कॉर्क बनाया और शिवा के होठों के करीब करते हुए बोली, लो मुंह खोलो। शिवा ने बिना कोई ना नकुर किए अपना मुंह खोल दिया। श्रेया जी मुस्कुरा दी। वो उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। शिवा धीरे धीरे खाना खा रहा था। जिस जीभ पर आज तक कोई स्वाद नहीं था, आज उसी जीभ पर उसे श्रेया जी के हाथ से बना खाना, या कहीं उनके हाथ से खिलाए जाने पर बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। सामने का नज़ारा देख आकाश की आंखें छोटी हो गईं। माँ, मैं भी हूँ यहाँ। श्रेया जी ने आकाश की ओर देखा, जिसके चेहरे पर जेलेसी के भाव स्पष्ट तरीके से दिख रहे थे। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही हो। हाँ तो क्या करूँ? श्रेया जी ने शिवा को खिलाते हुए ही कहा। क्या करूँ से आपका क्या मतलब है? मुझे भी अपने हाथों से खिलाइए। भगवान ने हाथ दिए हैं, चुपचाप खुद खा ले। श्रेया जी ने कहा तो आकाश का मुंह बन गया। गजब है, यूं नहीं बेटा, इतने दिनों बाद घर आया है, अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन नहीं, आकाश फूले हुए गुब्बारे की तरह अपनी माँ को शिवा की खातिरदारी करते हुए देखने लगा। तभी उसकी नज़र शिवा की गर्दन की ओर गई, जहाँ कुछ रेड रेड रेसेस उखड़ रहे थे। उसने गौर किया तो शिवा के हाथों का भी यही हाल था। शिवा अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहला रहा था, कभी अपनी गर्दन को सहलाता तो कभी दोनों हाथों को। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। आकाश अपनी जगह से खड़ा हुआ और शिवा के पास आ उसके हाथ को पकड़ ध्यान से देखा तो लाल लाल रेसेस काफी गहरे थे। ये क्या है शिवा तुम्हारे हाथों में? ये रेसेस क्यों हो रहे हैं? क्या तुम्हें किसी चीज की एलर्जी है? शिवा ने अपना हाथ छुड़वाया और बोले, कुछ नहीं। वो आकाश को नजरअंदाज करना चाहता था। श्रेया जी के गौर बनाते हाथ रुक गए। उन्होंने गौर किया तो शिवा की स्किन पर लाल लाल दाने थे। ये क्या हुआ तुम्हें शिवा? श्रेया जी ने उसके चेहरे की ओर देखा तो शिवा की आंखें लाल पड़ी थी। आकाश ने फौरन डॉक्टर को कॉल किया। ये देख शिवा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रेया जी ने उसे रपट दिया। शिवा फिर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ गई। शिवा बेड पर बैठा था और श्रेया जी और आकाश उसके पास ही थे। डॉक्टर ने शिवा को चेक किया और उससे पूछा, एलर्जी की वजह से इनके शरीर पर ये रेसेस हैं। एलर्जी? तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है बेटा? श्रेया जी ने फिक्र से पूछा तो शिवा ने एक पल को अपनी नज़र चुराई और बोला, मुझे शिमला मिर्च से एलर्जी है। क्या? तो तुमने मुझे उस वक्त मना क्यों नहीं किया? श्रेया जी हैरानी से पूछा तो शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने टैबलेट की स्लिप दी और वहाँ से चले गए। आकाश शिवा को कंफ्यूज नज़रों से देख रहा था। उसे शिवा का ये बर्ताव कुछ अजीब लगा कि आखिर जब इसे मालूम था कि शिमला मिर्च से एलर्जी है तो खाने का क्या मतलब हुआ? शिवा जानता था उसे शिमला मिर्च से एलर्जी होगी, लेकिन ना जाने क्यों वो श्रेया जी को ना कुछ कहना चाहता था और न ही रोकना। श्रेया जी की ममतामय छाया उसे बड़ा सुकून दे रही थी, जिसे वो खुलकर महसूस करना चाहता था। आकाश ने शिवा से कोई सवाल नहीं किया। श्रेया जी ने शिवा को टैबलेट दी और एक ट्यूब में से क्रीम ले शिवा के हाथों पर लगाने लगी। शिवा, अपना शर्ट खोलो, मैं दवाई लगा देती हूँ।
श्रिया जी ने कहा तो शिवा का दिमाग एक पल को सुन्न हो गया। उसने एक टेढ़ी नजर आकाश पर डाली जो उसके सर पर ही खड़ा था। आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगा। शिवा ने कहा तो श्रिया जी ने उसे फिर से डांटा, चुपचाप शर्ट खोलो। पीठ पर कैसे लगा पाओगे, इसलिए मुझे लगाने दो। शिवा कुछ कहने जा ही रहा था कि एक सर्वेंट गेट नॉक करते हुए श्रिया जी से बोला, मैम सर आ गए हैं। आकाश के पिताजी आपको और आकाश सर को नीचे बुला रहे हैं। प्रिया जी ने सुना तो ट्यूब शिवा को पकड़ाई और बोली, तुम इसे लगाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शिवा को मानो बहुत बड़ी राहत मिली हो। उसने दोनों के छाल चले जाने के बाद एक गहरी सांस छोड़ी। रात का वक्त, आकाश का कमरा। आकाश श्रिया जी की गोद में अपना सर रखे लेटा था और श्रिया जी उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। माँ, आपको शिवा कैसा लगा? आकाश ने सवाल किया तो श्रिया जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन आज मैंने जितना समय इसके साथ बिताया, एक बार भी इसके चेहरे पर कोई मुस्कान या खुशी नहीं देखी। क्या ये हमेशा से ऐसा ही है? नहीं जानता माँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, बहुत अकेला है ये। परिवार के नाम पर बस एक बड़ी बहन है जो कि कई सालों से कोमा में है। मुझे शिवा से मिले आधा महीना हो चुका है, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी खुश नहीं देखा। शायद जिंदगी ने हद से ज्यादा बड़ी ठोकरें दे दी हैं इसे, जो ये ऐसा बन चुका है। इसका अतीत क्या है, कोई खबर नहीं, लेकिन इसका वर्तमान अपने आप इसके अतीत का कुछ हिस्सा बता देता है। इसे बस खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन इसने खुद को इस तरह बंद करके रखा है कि किसी को अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं देता। श्रिया जी ने आकाश की ओर देखा, जिसकी आंखें उदासी से डूबी हुई थी। उन्हें शिवा के बारे में सुन काफी बुरा लगा। फिक्र मत कर, अभी मिले कुछ ही दिन तो हुए हैं, थोड़ा समय और बिता इसके साथ, फिर देखना किसी खुली किताब की तरह तेरे सामने खुल जाएगा। आकाश मुस्कुरा दिया, हाँ माँ, थोड़ा खरूस है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे अपने जैसा ही बना दूंगा। खबरदार, तू तो नालायक है ही, मेरे दूसरे बेटे को भी बना देगा। वाह क्या बात है, एक और बेटा क्या मिल गया, मुझे तो कोने में खिसका दिया। हाँ, क्योंकि दूसरा बेटा मुझे ज्यादा पसंद है, श्रिया जी ने उसे छेड़ते हुए कहा तो आकाश ने मुंह फुला लिया। इस वक्त वो एक बच्चे की तरह लग रहा था। आखिर माँ के सामने कौन बड़ा बनता है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाओ, लेकिन माँ की गोद हमेशा वही रहती है, जिसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं। एक और नया दिन और एक खूबसूरत सुबह के साथ, लेकिन आज की एक खूबसूरत सुबह कपूर मैंसन में कोई खूबसूरती नहीं लाई। पूरे मैंसन में खामोशी थी। आज कोई खुश नहीं था। हर किसी के चेहरे पर मायूसी थी, फिर चाहे घर का कोई सर्वेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी की सुबह प्रिया के मासूम चेहरे की खिलखिलाहट से शुरू होती थी तो शाम उस पर ही खत्म। विमान की सुबह तो पूरी तरह अधूरी थी। प्रिया को परेशान किए बिना उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। उसे छेड़ना, फिर प्रिया उससे गुस्सा हो, उसे पीटने को उसके पीछे भागती। दोनों छोटे बच्चों की तरह घर में सब दिन झगड़ते ऊधम मचा कर रखते थे। इसी से पूरा मैंसन खिल उठता था। लेकिन आज तो प्रिया की गैर मौजूदगी में घर की दीवारें भी सूनी थी। इधर के एंटरप्राइजेज में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। भीड़ तो हजारों की थी, लेकिन आवाज एक की भी नहीं। अगर सुई भी जमीन पर गिर जाए तो उसकी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठे। वहां का हर एक शख्स सांसें भी गिन कर ले रहा था। ऊपर टॉप फ्लोर का हाल भी कुछ इस तरह का ही था, लेकिन उसका शिकार अकेला रजत हो रहा था। माथे पर पसीना और उंगलियों में हो रही कंपन बता रही थी कि वो कितना परेशान और खौफ में है। वहीं अंदर केबिन का माहौल हद से ज्यादा डरावना था। शांत माहौल में लैपटॉप पर सफेद खूबसूरत पतली उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ती हुई शांति को चीर रही थी, तो वहीं कभी से निकल रही खतरनाक आवाज केबिन सहित पूरी 50 मंजिला बिल्डिंग में खौफ फैला रही थी। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन ट्यून बजी। कबीर की बर्फ सी ठंडी आंखों ने फौरन लैपटॉप से नजर हटाई
और फ़ोन को उठा लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसकी उम्मीद के विपरीत दृश्य को देख उसकी पकड़ फ़ोन पर कस गई। जिस शख्स ने आज तक फ़ोन को इग्नोर करना सीखा था, वहीं अब फ़ोन में अगर हल्की रोशनी भी उठती तो कबीर उसे फट से उठा लेता, इस उम्मीद से कि उसके लोगों ने पहले 15 दिन प्रिया से दूर था। लेकिन उस वक्त भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जो आज महसूस हो रहा था। दिल इस वक्त बुरी तरह धड़क रहा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी केबिन में कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ। कबीर ने अपनी गुस्से भरी आंखें उस शख्स की ओर उठाई तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। विमान दूसरी ओर गोवा हॉस्पिटल के केबिन में शिवा और आकाश डॉक्टर के सामने बैठे थे। शिवा का बैठना कहना तो गलत होगा, क्योंकि उसे जबरदस्ती लाया भी गया था और बिठाया भी गया था। श्रिया जी ने थोड़ा इमोशनल और हिटलर बन शिवा को आकाश के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा था, क्योंकि उन्हें शिवा की बहुत फिक्र थी। शिवा चाहकर भी कोई ना नुक्कड़ नहीं कर पाया। इसका कारण तो वो खुद भी अब तक नहीं जान पाया था। वो शुरू से अपनी मर्जी का मालिक था, उस पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और ना ही कोई फिक्र या उसके लिए परेशान होने वाला। लेकिन इन चंद घंटों में शिवा को एक अलग सा ही लगाव हो चुका था श्रिया जी से। उनका ममतामय स्पर्श, उनका मीठा स्वभाव शिवा को बेहद सुकून दे रहा था। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए ईर्ष्या जग रही थी, वो थी आकाश के प्रति। उसके मन में काश शब्द बार बार गूंज रहा था। काश मैं श्रिया जी का बेटा होता, काश मैं उन्हें माँ कहकर पुकार पाता, काश मुझे भी उनका ये प्यार हमेशा मिलता, काश मैं रोज श्रिया जी के हाथों से खाना खा पाता। लेकिन हकीकत से रूबरू हो उसने उस काश शब्द का जल्दी गला घोंट दिया। लेकिन एक चीज पर उसे बेहद फख्र महसूस हो रहा था, वो था आकाश के साथ काम करने का फैसला। काम छोड़ने का ख्याल रह रहकर जो उसके मन में क्रोध रहा था, वो अब किसी धुएं की तरह गायब हो गया। श्रिया जी के पास रहने का एकमात्र कारण सिर्फ आकाश था, जिसे अब सिवा हरगिज नहीं छोड़ना चाहता था। अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 2 दिन की दवाइयाँ हैं, इन्हें वक्त पर देते रहिएगा। और हाँ, आगे से आप ध्यान रखें कि शिमला मिर्च से परहेज रखें, क्योंकि इस एलर्जी की वजह से जो निशान आपके शरीर पर हो रहे हैं वे लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए ये ट्यूब आप दिन में एक बार इस्तेमाल करते रहेगा। डॉक्टर की बात आकाश बड़ी गौर से सुन रहा था। उनकी बात पूरी होने पर आकाश ने हाँ में सर हिलाया और कुछ देर बाद दोनों केबिन से निकल बाहर आ गए। जब तुम्हें पता था कि शिमला मिर्च से एलर्जी होती है तो कल तुमने खाई क्यों? हाँ, आकाश ने गुस्सा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि सब्जी में शिमला मिर्च है। शिवा ने उसे चुप कराने के लिए जवाब दिया तो आकाश की आंखें छोटी हो गई। मुझे तुम अंधे तो लगते नहीं या जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रहे थे जिससे मेरी सेवा पा सको। शिवा ने उसे घूर कर देखा, मानो सामने खड़े इंसान को समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ये है क्या चीज़। सबसे ज़्यादा जबरदस्ती आकाश द्वारा की गई थी और वो उसे खींच खींच कर हॉस्पिटल लाया था और अब कह रहा है कि सेवा के लिए नाटक किया। क्या इसके कान खराब है? जब मैं चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तब क्यों ज़बरदस्ती की थी? शिवा ने मन ही मन झल्ला कर कहा और उसकी नॉन स्टॉप बड़बड़ सुनते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो खुद तो चला गया, लेकिन किसी और को अपनी मौजूदगी का एहसास करा उसे मौत से भी बदतर दर्द दे गया। एक पिलर के पीछे छिपी मीरा ऊपर से ले नीचे तक किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। पूरा माथा पसीने से भीग चुका था। आंखों में इतना डर भरा हुआ था कि वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। मीरा वहां से भागना चाहती थी, लेकिन पैरों में जान ही महसूस नहीं हो रही थी। वाह वाह वाह, वही था वो वापस आ गया। वाह, वो मार मार डालेगा। मीरा डर से भरे टूटे फूटे शब्दों के साथ बड़बड़ा रही थी। तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा तो डर के मारे उसकी जोर से चीख निकल गई। क्या हुआ मैम? आर यू ऑल राइट? एक नर्स ने फिक्र जताते हुए कहा।
मीरा ने खौफ से भरी आंखों से पास खड़ी नर्स को देखा और तेजी से भागते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ी। अपने हर कदम पर वो एक ही शब्द बड़बड़ा रही थी, मेरे अक्षत जी, मेरे अक्षत जी को कुछ नहीं हो सकता। उसके कदम सीधा एक वार्ड के अंदर रुके। उसने तेज चलती सांसों के साथ बेड पर सो रहे इंसान को देखा तो उसने एक राहत की सांस ली और तेजी से उस शख्स की ओर बढ़ते हुए उसके सीने पर अपना सर टेका, आसपास अपनी बाहें लपेट उस शख्स से लिपट गई। वो खुद को और अपने बेचैन दिल को यकीन दिलाना चाहती थी कि जिसके लिए आज वो जी रही है वो जिंदा है और उसके पास है। मीरा ने उस शख्स के बेजान पड़े चेहरे को हाथों में भरा और पागलों की तरह उसे चूमने लगी। चेहरे का ऐसा एक भी कोना नहीं होगा जिसे मीरा ने अपने कांपते होठों से ना छुआ हो। वहीं मीरा की सारी हरकतें किसी का खून जला रही थीं। अंधेरे कमरे में बैठा राका लैपटॉप स्क्रीन बड़ी कर बुरी तरह घूरे जा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और गहरी थीं। गुस्सा इस हद तक परवान चढ़ चुका था कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। उसने एक झटके में लैपटॉप को उठा दीवार पर फेंक दिया और जोर से चीखता हुआ उस कमरे में जितना भी सामान पड़ा था सब कुछ तोड़ने लगा। हाथ जख्मों से भर चुके थे लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। अगर कहीं दर्द हो रहा था तो वो था उसके दिल में। इतना दर्द कि बड़े से बड़े जख्म का दर्द इस दर्द के आगे फेल था। इस भीड़ से भरी दुनिया में जो चाहे कर लेना जनाब, लेकिन एक तरफा मोहब्बत कभी किसी से ना करना। बड़ी जालिम होती है ये एक तरफा मोहब्बत, जीते जी इंसान को रोज दिल दिल कर मारती है। कबीर इस वक्त अपनी लैब में था। विमान जिस वक्त उसके केबिन में आया उसी वक्त कबीर को एक फोन आया। सामने वाले की बात सुन कबीर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और विमान को बाद में बात करने का बोल तेज कदमों के साथ जल्दी से वहां से निकल गया। विमान कबीर से प्रिया के बारे में पूछने आया था कि उसे प्रिया मिली या नहीं, क्योंकि कबीर ने उसे विश्वास दिलाया था कि वो प्रिया को जल्दी ढूंढ लेगा। कबीर इस वक्त अपनी लैब में था और उसके सामने वही डॉक्टर खड़ा था जिसने प्रिया का इलाज किया था। उस डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले-जुले भाव थे, मानो उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। वॉट दिस इज अ मिरेकल, ये ब्लेड नहीं खजाना है खजाना, डॉक्टर बताते वक्त खुशी के मारे नाचना चाहता था लेकिन कबीर के सामने उसकी हिम्मत नहीं थी कि इसलिए उसने जैसे तैसे खुद को काबू में कर लिया। कबीर उसे क्वेश्चन लुक के साथ कठोर नज़रों से देखने लगा, जिस पर उस डॉक्टर ने हाथ में लिए इंजेक्शन को एक चूहे में इंजेक्ट कर दिया। उस चूहे की हालत बेहद ख़राब थी। वो खुद में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस इंजेक्शन के लगते ही कुछ मिनटों के बाद उसके शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई और कुछ देर बाद वो पिंजड़े में इधर उधर चलने लगा। बॉस, देखा आपने, ये चूहा मरने वाला था लेकिन इस ब्लड ने उसे एक नई जिंदगी दे दी। ये ब्लड नहीं, एक ऐसी मेडिसिन है जो बड़ी से बड़ी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर सकता है। एक पैरालाइज इंसान नॉर्मल हो सकता है अगर इस पर और रिसर्च किया जाए तो हमें इसकी और भी बहुत सी खूबियाँ देखने को मिल सकती है। कबीर उस चूहे को बड़े गौर से देख रहा था। उसे डॉक्टर की बात पर बेहद हैरानी हो रही थी। जब वो डॉक्टर प्रिया का इलाज कर रहा था तो उसने प्रिया के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए थे ताकि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो वो प्रिया को ड्रॉप लगा सके। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो ब्लड बैंक में तो क्या पूरे वर्ल्ड में प्रिया के जैसा खून किसी के पास नहीं था। ये चीज़ उस डॉक्टर को हक्का बक्का कर गई। उसने रिसर्च की तो पाया कि प्रिया का खून वन एंड ओनली है। जैसे जैसे उसने रिसर्च की उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अगर प्रिया का खून उसे और मिल जाए तो वो उसे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, जिससे वो अपनी डॉक्टर की फील्ड में पूरी दुनिया में जाना जाएगा। जो इलाज किसी के पास नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस अकेले के पास होगा, तो अपने आप वो पूरी दुनिया में छा जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे प्रिया चाहिए थी, लेकिन कबीर के रहते वो मुमकिन नहीं था। उसने सोचा वो कबीर को लालच दे
शीशे में उतार लेगा। लेकिन कबीर उसका भी बाप था। उसने लोगों के बदलते रंग बचपन से देखे थे। सामने वाले की आंखें देख वो बता सकता था कि वो कितना वफादार है और कितना नहीं। तो दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर करते हैं।